नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 5वें चरण का मतदान हो चुका है। बीजेपी वैसे तो मेरा मानना है कि नैरेटिव बनाने में, ख़ासतौर से अपने विरोधियों के खिलाफ या अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने में अक्सर पिछड़ जाती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव खड़ा किया चुनाव की घोषणा से पहले संसद में, जब उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 370 के ऊपर और एनडीए 400 पार जाएगा। 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो जनता के बीच में चल गया और विपक्ष जो है इस नैरेटिव में फंस गया और बुरी तरह फंस गया। 4 चरण का मतदान होने तक विपक्ष को समझ में नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो लगातार एक नेगेटिव प्रचार करते रहे कि बीजेपी या एनडीए की 400 सीटें नहीं आने वाली। वो ये बताने की कोशिश उसने की ही नहीं कि इंडी गठबंधन की या कांग्रेस पार्टी की या किसी और पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। लगातार वो इस बात का प्रचार करते रहे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो नहीं होने वाला है 400। तो 400 का जो नैरेटिव खड़ा किया प्रधानमंत्री ने, उसमें विपक्ष को पूरी तरह से फंसा लिया। चौथे चरण का मतदान होने के बाद जब 5वें चरण का चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तब विपक्ष को समझ में आया कि ये तो हम फंस गए हैं इसमें, ये तो नेगेटिव प्रचार है, इसका हमको तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बीजेपी ने जो विमर्श खड़ा किया था 400 पार का, उसी एजेंडे को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसकी चर्चा लगातार हो रही है, चाहे जनता के बीच में हो, चाहे टीवी स्टूडियोज़ में हो, चाहे अखबारों में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो। हर जगह मुद्दा यही चल रहा है कि क्या एनडीए 400 पार करेगा। तो उसके पक्ष में लोग हैं, उसके खिलाफ लोग हैं, दोनों तरफ से जो है तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन एजेंडा वही चल रहा है। तो ये जब समझ में आया तो उसके बाद विपक्ष को लगा कि जो है हमको भी अपनी ओर से दावा करना चाहिए। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीतिक दल चुनाव के समय में दावे करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके दावे का आधार जो है वो कहीं ना कहीं जनाधार से जुड़ा हुआ हो। ऐसी संख्या का दावा करें जो हकीकत के करीब हो या जो संभावना के दायरे में हो। ऐसी जो है अतिशयोक्तिपूर्ण जो है दावा न करें। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को शायद एक सीट 80 में से उत्तर प्रदेश में मिल जाए, बाकी 79 जो है उनका गठबंधन जीतने जा रहा है। अब इस पर तो आप हंस सकते हैं, इस पर कोई गंभीर टिप्पणी नहीं कर सकते। इस तरह की बात, जो पार्टी पिछले 2 चुनाव से लगातार 5 सीट से ऊपर नहीं जा पा रही है, अपने परिवार के लोगों के अलावा और किसी को नहीं जिता पा रही है और परिवार के लोगों को भी नहीं जिता पा रही है। 2019 में डिम्पल यादव हार गई चुनाव, बसपा से गठबंधन करने के बावजूद हार गई। अब वो उस पार्टी का नेता अगर दावा करे कि उसके गठबंधन की 79 सीट्स आ रही हों और जिस गठबंधन की 80 में से कुल 6 सीटें हैं, 2019 में 6 आई थी, 5 समाजवादी पार्टी की और 1 जो है कांग्रेस पार्टी की, कुल 6 सीट वाला गठबंधन ये दावा करे कि हम 79 जीत जाएंगे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं, ये मजाक नहीं तो और क्या है। अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम 75 प्लस या 80 में 80 जीतेंगे। तो बीजेपी 2014 में 71 प्लस 2 73 सीटें, 73 सीट्स जीत चुकी है। आरएलडी गठबंधन के बावजूद 2019 में 62 प्लस 2 64 सीट्स जो है जीत चुकी है। तो उसका दावा, उसके अलावा जो 400 पार का दावा है, तो 2019 में एनडीए को 353 सीट्स मिली थी, 400 में केवल 47 कम। तो ये दावा जो है वो वास्तविकता के ज़्यादा करीब नज़र आता है, इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय लगता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अब एहसास हुआ है, तो उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान को आप ध्यान रखिएगा और 4 तारीख को उसको फिर से याद कीजिएगा। उन्होंने कहा कि उनको इल्हाम हुआ ये कि इंडी गठबंधन के पक्ष में एक अंडर करेंट चल रहा है। पता नहीं उनको ये अंडर करेंट कब पता चला, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पार्टियों को करंट लगने वाला है। अगर वो इस भुलावे में रहे जो तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल की झूठ की मशीन फिर से चालू हो गई है,
कुछ दिन शांत रही जेल में जाने के बाद, अब फिर से चालू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि जो है 300 सीटें गठबंधन जीत रहा है। वो पार्टी जिसका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, जो 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो दावा कर रही है कि उसका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगा। इस तरह के शेख चिल्ली के दावे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपको 4 जून की सुबह तक सुनाई देंगे और ऐसा बोलने वाले आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो बात खरगे साहब ने कही, 2 चीज़ें आप समझिए। एक, नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, कांग्रेस का अपना एक इकोसिस्टम है जो बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से इस तरह की कैंपेन चलाता है। अगर आप इस दौरान, इस चुनाव के, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जनवरी के बाद से, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, तब से लगातार टीवी और सोशल मीडिया और अखबारों को फॉलो करते रहे हूँ। अखबार इसमें शामिल नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स और जो है सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो करते रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से ऐसे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो शुरू में कह रहे थे कि बीजेपी की जीत में तो कोई शक ही नहीं है, बीजेपी का 300 पार करने में भी कोई शंका नहीं है। उसके बाद उन्होंने कैलिब्रेट करना शुरू किया, धीरे धीरे घटाना शुरू किया कि नहीं 300 नहीं आएगी, 280 आ जाएगी। फिर जो ये कहना शुरू किया कि असल में 272 सीटें या उससे ज़्यादा जो है वो एनडीए की आएंगी, बीजेपी की अकेले नहीं आएगी, यानी बीजेपी अकेले जो है बहुमत नहीं प्राप्त कर पाएगी। और उसके बाद अब कहा जा रहा है, नया जो नैरेटिव आया है कि वो भी शंका में है। ज़रूरी नहीं है कि जो है 272 की संख्या एनडीए पार कर पाए। क्यों? क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है। ये हवा आपने कहाँ रोक रखी थी जिसको अब चला दिया है, जो रुख बदल रही है? ज़मीन पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। हवा का रुख बदलने का कारण होता है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके कुछ तथ्य होते हैं। हवा का रुख ऐसे ही नहीं बदल जाता। उसके लिए मौसम विभाग से भी आप पूछेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसा परिवर्तन होगा तब जो है हवा का रुख बदलेगा। लेकिन ये जो सेल्फ अपॉइंटेड जो है एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से हवा का रुख बदल रहा है, और हवा का रुख उनके हिसाब से अगर बदल रहा है तो वो एक ही पक्ष में जा सकता है, और वो है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के पक्ष में तो वो हवा का रुख जा नहीं सकता, इसको वो स्वीकार ही नहीं कर सकते। मुझे याद है 2017 का चुनाव, 2017 की विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में मैंने एक सेफोलॉजिस्ट से पूछा, वो एयरपोर्ट पर मिल गए। 5 चरण का मतदान उसी दिन 5वें चरण का हुआ था, लखनऊ में मतदान था। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी कंपनी जो है वो पोस्ट पोल सर्वे कर रही है, 4 चरणों का हो चुका है। तो हमने पूछा ट्रेंड क्या दिख रहा है? उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी फ्रंट रनर है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एजेंडा कैसे चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जाता है। कि अगर कोई सेफोलॉजिस्ट जिसकी संस्था की क्रेडिबिलिटी हो वो इस तरह की बात कहे तो आपके लिए ना मानना बहुत मुश्किल होगा। और नतीजा आया, बीजेपी अकेले 312 और साथियों के साथ 325 सीटें जीती, और समाजवादी पार्टी जिसको वो फ्रंट रनर बता रहे थे वो 403 में से केवल 47 सीट्स जीत पाई। तो इससे आप जो है एजेंडे का अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से एजेंडा पहले बनाया जाता है। पहले ये दिखाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कि देखिए हम भाजपा विरोधी नहीं हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाजपा की स्थिति अच्छी है, भाजपा फ्रंट रनर है, आगे है। अगर इन लोगों की बात सुने आप, जो है जनवरी से सुनना शुरू करें, उस समय से ध्यान अगर दें उस पर, तो आपको ये सब लोग बताते मिले होंगे कि बीजेपी की स्थिति अच्छी है, फ्रंट रनर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, और बीजेपी का जो लाभार्थी वर्ग है और जो सामाजिक समीकरण जो है बीजेपी ने बनाए हैं पिछले 10 साल में, वो बहुत पक्का है और उसमें कोई दरार नहीं आई है, उसमें कोई जो है सेंध लगाने की विपक्ष की कोशिश कामयाब नहीं हुई है। इसलिए बीजेपी फ्रंट रनर है। उनके हिसाब से उस समय था कि बीजेपी 300 पार करेगी कि नहीं, और करेगी तो कितना। अब वहाँ से जो नैरेटिव चला
और नीचे गिराना शुरू किया, अब इस पर आ गया है कि एनडीए भी 272 पार कर पाएगा, इसकी गारंटी नहीं। तो सवाल यह है कि पहले कौन बता रहा था हवा का रुख कि बीजेपी की तरफ है, अब कौन बता रहा है कि बीजेपी के खिलाफ चला गया। उसी के हिसाब से आप देखें, इंडिया अलायंस के जो साथी दल हैं उनके नेताओं के बयान सुन लीजिए, आपको एक सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा, एक तारतम्य मिलेगा, एक सामंजस्य मिलेगा दोनों में। जैसे जैसे ये नैरेटिव बदलते जाते हैं वैसे वैसे वो अपना आकलन भी बदलते जाते हैं। जो अभी तक कह रहे थे कि एनडीए को 400 नहीं मिलेगा और बीजेपी को 370 नहीं मिलेगा, उन्होंने अपना स्टैंड बदला और कहा कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं। ये नहीं बोला उस समय कि जो है इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ रही हैं, कहा बीजेपी की सीटें घट रही हैं। उसकी संख्या अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बताना शुरू किया। उसके बाद अब जो है एजेंडा बदला है और अब कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है तो जो उसके गठबंधन के साथी दल हैं उनमें वो इस तरह का जोश क्यों नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव की पिछले 4-5 दिनों में 3 सभाओं में हुड़दंग हुआ है, उसका कोई असर नहीं होगा क्या? क्यों हुड़दंग हो रहा है? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर चढ़ाए। फाफा मऊ में जो है प्रयागराज में इंडी गठबंधन की रैली थी जिसमें राहुल गांधी भी गए थे, अखिलेश यादव भी थे। मंच पर चढ़ाए कार्यकर्ता सारे बैरिकेड तोड़कर उन दोनों नेताओं को सिक्योरिटी फोर्सेस को निकालकर सुरक्षित ले जाना पड़ा, दोनों भाषण नहीं दे पाए। ये स्थिति है। ये प्रदर्शन करने के बाद आप ये उम्मीद करें कि आपकी लहर चलेगी, आपकी हवा चलेगी, आपकी आंधी चलेगी, तो फिर आपका भगवान मालिक है। फिर आप किस तरह से सोचते हैं, किस आधार पर जो है अपनी सूचना एकत्र करते हैं, इसके बारे में बड़ा संदेह होता है। अब हालत ये देखिए कि रायबरेली की सीट जो गांधी परिवार के पास लंबे समय तक रही है, जिसकी शुरुआत, जहां से जीतने की शुरुआत फिरोज गांधी ने की थी, इंदिरा गांधी वहां से जीती, हारी भी, और उसके अलावा सोनिया गांधी 20 साल से लगातार जहां सांसद रहीं, वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चुनाव जिताने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को 4 पीढ़ियों को याद करना पड़ रहा है। एल्बम निकालकर जो है उसका वीडियो बनाया जा रहा है माँ बेटे का, कि वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम दादी के साथ आए थे तो ऐसा हुआ था, पापा के साथ आए थे तो ऐसे यहाँ पर गए थे और ये हुआ था। ये सब याद दिलाने की कोशिश क्यों हो रही है? 20 साल में रायबरेली के लिए सोनिया गांधी ने क्या किया, ये बताने की हालत में आप क्यों नहीं हैं? सोनिया गांधी के काम की उपलब्धियां गिनाने की स्थिति में आप क्यों नहीं हैं? तो जब आपके पास वर्तमान का कुछ बताने के लिए नहीं होता है तो आप अतीत में छिपने की कोशिश करते हैं, जो राहुल गांधी कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं रायबरेली का नतीजा क्या होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बहुत आसान नहीं है राहुल गांधी। ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि राहुल गांधी रायबरेली से जीत ही जाएंगे। तो राहुल गांधी का जो भी होगा, लेकिन गांधी परिवार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में तो है ही, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत संकट का समय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस पार्टी बाहर हुई पहले, अब गांधी परिवार बाहर होने वाला है। तो खड़गे जी को जो अंडर करंट दिखाई दे रही है, दरअसल वो करंट बनकर इंडिया अलायंस को और ख़ास तौर से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा झटका देने वाली है 4 जून को। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।